गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोलपाथ पे स्वागत है। आज अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आज के सारे क्वेश्चन संविधान पे आधारित हैं, यानी कि संविधान से संबंधित हैं। तो देखते हैं आप लोग कितना राइट आंसर करते हैं। और देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची को जो है आपको सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग करना है। तो इसको हम कर देते हैं ऊपर और अपने ऑप्शन और कूट ले लेते हैं, जो कि अब देखते हैं। अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान और जापान का संविधान, ये इतने सारे हमारे संविधान हैं और इनके सामने जो है इनसे संबंधित सेंटेंस को मैच करना है। तो अमेरिका का संविधान क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। इधर से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कौन से संविधान की विशेषता है? तो ये जापान की है। यहाँ पर हम एक लिखेंगे। और समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इधर हम 2 रखेंगे। फिर क्या है? उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाना। तो ये किसका है? ये जो है अमेरिका का है। यहाँ पर हम 3 कर देंगे। और फिर लास्ट में आता है संघ सरकार में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होना। तो ये कनाडा का है। तो ये हम 4 कर देंगे। हमारा आंसर आ गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 डी ऑप्शन ए राइट हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? गार्नर ने बोला है, या वासवी ने बोला है, या वेपर ने बोला है, या गिलक्राइस्ट है ये, या गिलक्राइस्ट ने बोला है? किसने बोला है? तो ये बोला गया है गार्नर के अनुसार। गार्नर कहते हैं कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह किसका कथन है? डायसी का है, अरस्तू का है, मॉन्टेस्क्यू का है, या फिर बोर्डिन का है? किसका है ये? तो ये भी किसका कथन है ये? तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। डायसी कहते हैं कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता, क्योंकि व्यक्ति के शासन में तानाशाही होने की संभावना होती है, जबकि जो विधि का शासन होता है वो लिखित होता है संविधान में, और उसी अनुरूप जो है जो भी व्यक्ति प्रमुख होता है तो उसी के अनुसार शासन चलाता है। और इसके जो है 3 अर्थ होते हैं विधि के शासन के। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाएगा किसी को, और संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम है। तो ये सारी बातें जो हैं विधि के शासन से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है डायसी 1 सही हो रहा है। और मॉन्टेस्क्यू की बात करें अगर, तो ये जो हैं इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, जो कि अमेरिका में फॉलो किया जाता है अच्छे से। और इनकी पुस्तक क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी पुस्तक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। बोर्डिन की बात करें तो इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा दी है। जो संप्रभुता की अवधारणा है ये सर्वप्रथम इन्होंने ही दी है। और इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक इनकी पुस्तक है। कंसर्निंग द रिपब्लिक इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु महोदय को तो सभी जानते हैं। कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ऐसा बताते हैं ये। और इनकी पुस्तक जो है फेमस पुस्तक वो है पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? वेस्टमिनिस्टर की बात हो रही है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, या फिर इटली में? तो ये जो है ब्रिटेन से संबंधित है। जो वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान कहाँ है? ब्रिटेन में माना जाता है। और वेस्टमिनिस्टर है क्या? ये एक प्रणाली है, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जो कि सदियों से ब्रिटेन में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम जो है लंदन में एक पैलेस है। कौन सा पैलेस है? पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। वहीं से जो है इसका नाम आता है। और ये क्या है? जो पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर है, ये है क्या? ब्रिटिश संसद की सभा स्थल है।
तो ये भी ध्यान रखेंगे। वेस्टमिनिस्टर पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर है, इसी से इसका नाम पड़ा है। और ये कहाँ से आता है, ये है क्या, तो ब्रिटिश संसद की सभा स्थल है ये। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि अमेरिका में क्या होता है, फिलिबस्टरिंग, फिलिबस्टर की एक जो है, इसको प्रथा कह लें, दोष कह लें, कुछ भी कह लें, जिसमें जो है सीनेट के सदस्यों को अनलिमिटेड बोलने की आज़ादी इसमें रहती है। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है। तो किस प्रकार की सरकार के लिए माना जाता है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, राजतंत्र या एकात्मक। तो ये जो लोकतांत्रिक सरकार है, इसके लिए जो है संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है। और अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधान क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। संविधान एक जो लिखित रूप में नियमों, उपनियमों, कानूनों आदि का एक संग्रहित दस्तावेज होता है। और यदि हम संविधानवाद की बात करें तो इससे तात्पर्य क्या होता है कि आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित शासन संचालन से है। तो आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित शासन संचालन से मतलब क्या हो, किसका जो है मतलब होता है, संविधानवाद का होता है। जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सभी जो है समाहित होने चाहिए, ये सभी संविधानवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अगर इसको एक निष्कर्ष के रूप में इन अ नटशेल आप समझना चाहें तो संविधान जो है मूर्त होता है और संविधानवाद अमूर्त होता है। संविधान में नियम कानून होते हैं, संविधानवाद में आदर्श मूल्य होते हैं। तो अब आपको शायद ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि संविधान क्या है, संविधान मूर्त है, संविधानवाद अमूर्त है। चलिए, ये जो है लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने विचार व्यक्त किया है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। डी टॉकविले, हैमिल्टन, हरमन फाइनर या C.F. स्ट्रॉन्ग। किसने कहा है ऐसा, तो ऐसा कहने वाले जो डी टॉकविले हैं ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। ये कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश संविधान क्या है, परंपराओं एवं अभिलेखों पर आधारित है, इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इस कारण जो है डी टॉकविले ने ऐसा कहा है कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये लिखित नहीं है, सब कुछ क्या है अभी इस पे परंपराओं पर आधारित है, ऐसा इनका मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, चाहे वो इस्तीफा से, मृत्यु से, महाभियोग से, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति, वाशिंगटन, राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर रक्षा दलों के प्रमुख। तो ये मैंने कई बार आपको जो ये पढ़ाया है संसद वगैरह और अमेरिका का जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया उसमें मैंने बता रखा है कि जब अमेरिका में क्या होता है कि बीच में चुनाव नहीं होते हैं। एक बार जो प्रतिनिधि सभा बन गई तो भंग नहीं होती, अपने यहाँ लोकसभा की तरह वो भंग नहीं होगी, अपना 2 साल कार्यकाल पूरा करेगी वो। और इसी तरह राष्ट्रपति 4 साल के लिए निर्वाचित हो गया तो हो गया, वो चाहे मर जाए, चाहे क्या हो, महाभियोग से, चाहे इस्तीफा से, किसी प्रकार जो है पद अगर खाली होता है तो उसको उपराष्ट्रपति संभाल लेगा और बचे हुए पूरे टाइम को वो मतलब शासन करेगा, एज अ राष्ट्रपति की तरह वो वहाँ का कार्यभार संभालेगा। फिर जब निश्चित समय पर, जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो निश्चित समय पर चुनाव होंगे। अमेरिका में ये एक बहुत अच्छी प्रथा है कि वहाँ पर बीच में चुनाव हेल्ड नहीं कराए जाते हैं, कि पूरे टाइम जो है चुनाव में ही दिमाग लगा रहे सभी का, रिसोर्सेज, नेता, और ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। जबकि भारत में क्या होता है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति संभालता है, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या होना, 6 महीने के भीतर जो है चुनाव हो जाने चाहिए, यानी कि नया राष्ट्रपति जो है नियुक्त हो जाना चाहिए। तो ये आप जो है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ये अमेरिका, फ्रांस वगैरह पढ़ते हैं, तो जब भी कोई वहाँ की घटना पढ़ते हैं तो साथ में उसको इंडिया से कंपेयर करें। उसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसी तरह जो है तुलनात्मक राजनीति पढ़ी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। जो विधि की उचित प्रक्रिया है ये न्यायिक व्यवस्था का एक जो है आवश्यक लक्षण है। कहाँ का है? यूके का है, फ्रांस का है, यूएसए में है या भारत में है? तो ये जो विधि की उचित प्रक्रिया है ये यूएसए से संबंधित है। और अगर हम भारत की बात करें इसी परिप्रेक्ष्य में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, जिसे कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए का ये हो गया विधि की उचित प्रक्रिया। और भारत का देखते रहिए साथ साथ में, भारत का क्या हो जाएगा? जो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये दोनों सेंटेंस इतना मिलते जुलते हैं कि कंफ्यूज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, लेकिन जब आपने एक जगह इनको देख लिया तो अब जो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसे लिया कहाँ से गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, जापान से ही लिया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? फ्रांस, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। कहाँ की शासन व्यवस्था है ये? विशेषता है, किस देश की विशेषता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। यहाँ पर फ्रांस में मिलीजुली व्यवस्था यानी कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों का मिश्रण को एक जो है अर्ध अध्यक्षीय जिसको इसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल व्यवस्था को अपनाया गया है। और इसीलिए जो है ये उपरयुक्त कथन इसीलिए कहा जाता है। फ्रांस में क्या होता है कि 5 गणराज्य अपनाए गए हैं अब तक। गणराज्य कह लीजिए उनको या संविधान कह लीजिए। तो पंचम गणराज्य या पांचवा संविधान कुछ भी कह लीजिए, पंचम गणराज्य के नाम से देख लीजिए क्योंकि उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो कहीं। तो जो वर्ड हार्ड है उसको हम देखेंगे। तो पंचम गणराज्य या पांचवा संविधान कब अपनाया गया है? 4 अक्टूबर। ये इम्पोर्टेंट है। 4 अक्टूबर कब है? 1958 को अंगीकार किया गया है। ये 1958 को जो है ये अंगीकार किया गया है। और जो पंचम गणराज्य है यानी कि पांचवा संविधान है, इसमें राष्ट्रपति की स्थिति को मजबूत किया गया है क्योंकि उससे पहले जो है फ्रांस में काफ़ी अस्थिरता थी और इस चक्कर में ये पांचवें संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति को मजबूत किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 13वें संशोधन के द्वारा या 14वें द्वारा या 15वें या प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा? तो जो अमेरिकी संविधान है इसमें बिल ऑफ राइट्स यानी कि जो अधिकार हैं वो प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़े गए हैं क्योंकि इसके मूल संविधान में मौलिक अधिकार का कोई वहाँ पर उल्लेख नहीं था। मूल संविधान जो था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे, मूल अधिकार जो है नहीं दिए गए थे, इसलिए प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा यहाँ पर कौन से बिल ऑफ राइट्स कह लीजिए या मौलिक अधिकार यहाँ पर जोड़े गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन को, जॉन लॉक को, मॉन्टेस्क्यू को या फिर रूसो को? तो अगर हम बात करें कि अमेरिकी संविधान का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है तो ये मॉन्टेस्क्यू महोदय हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इन्हें बौद्धिक जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अमेरिकी संविधान में नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत वर्णित है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा रचा गया, यानी कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया गया है, जो आती कब है? 1748 में आती है ये। और कौन सा सिद्धांत है इसमें? नियंत्रण व संतुलन, नियंत्रण व संतुलन ये सिद्धांत दिया गया, उसको अमेरिका में फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ सत्य के पृथक्करण का सिद्धांत भी वहाँ पर बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। ये भी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही दिया गया है। और इनकी ये पुस्तक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी पुस्तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कब आती है? 1748 में आती है। तो ये इसका आप डेट भी याद रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है
राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि फ्रांस, न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्त स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि का शासन इंग्लैंड। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका है, यही सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, न्यायाधीशों की जो आजीवन नियुक्ति है ये संबंधित किससे? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूएसए से संबंधित है। बाकी जो है बाकी सभी सही आपके सुमेलित हैं। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट सभा की विशेषता है। विधि का शासन इंग्लैंड का है। तो इस और जो प्रशासनिक विधि ये फ्रांस से संबंधित है। ये प्रशासनिक विधि या प्रशासनिक जो न्यायालय है ये सबसे पहले फ्रांस में ही शुरुआत होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो चीन का कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? एनपीसी है, एनएफसी है, एमपीसी है या एमएफसी है? तो ये संस्था एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये क्या है? ये वहाँ का राष्ट्रीय विधानमंडल है और जिसे कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो वही ये इसकी स्थापना होती है 1954 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है और इसमें सदस्य कितने हैं? 2980 सदस्य हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सदस्य कितने हैं? 2980 सदस्य इसमें हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा निकाय है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है, कौन से हैं? भारत और कनाडा है, या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है, भारत और यूएसए है, या स्विट्जरलैंड और अमेरिका है? तो जो दोहरी नागरिकता है ये स्विट्जरलैंड और अमेरिका की विशेषता है, इन देशों की विशेषता है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? फ्रांस संवैधानिक परिषद, स्विट्जरलैंड लैंड जी माइंड, चीन केंद्रीय सैन्य आयोग और अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर ये अमेरिका की विशेषता नहीं है। ये जो है ब्रिटेन की कॉमन सभा, कौन सी? ये हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन सभा कह लीजिए, या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स जो है कि ये विशेषता है। और यदि अमेरिका की इसकी भी जो है ये प्रतिनिधि सभा, ये हाउस ऑफ कॉमन्स की ये विशेषता है, एक बार स्पीकर सदैव के लिए स्पीकर। और यदि अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 सदन यहाँ होते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो अमेरिका के कौन कौन से 2 सदन होते हैं? प्रतिनिधि सभा और सीनेट होते हैं। प्रतिनिधि सभा को जो है ये लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और दूसरा कौन सा होता है? ये सीनेट होता है, ठीक है, सीनेट होता है। और सीनेट क्या है? जो विश्व का द्वितीय सबसे मतलब विश्व का द्वितीय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदन है ये सीनेट, ठीक है। और प्रतिनिधि सभा करें तो ये विश्व का सबसे ज़्यादा मतलब दुर्बल निम्न सदन है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीनेट को काफ़ी अधिकार दे दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के पास शक्तियाँ नहीं है, लेकिन क्या है कि जो विश्व के अन्य जो सदन हैं उनके कंपेयर में इसकी जो है कम शक्तियाँ हैं, उसके कंपेयर में इसके कम शक्तियाँ हैं। और जो ये सीनेट है, इसके जो सीनेट है ये दुनिया के अन्य सदनों की अपेक्षा में इसका क्या है कि अधिक शक्तियाँ इसको मिली हैं। उच्च सदन है, जो उच्च सदन को अधिक शक्तियाँ मिली हैं और निम्न सदन को
जो दुनिया के अन्य निम्न सदन हैं उनके कंपेयर में शक्तियाँ इसकी कम हैं। तो आप अपने आप में ये काफ़ी शक्तियाँ रखते हैं, बट अगर दूसरे सदनों से, उच्च सदन से और निम्न सदन से कंपेयर करते हैं तो इसकी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा हैं विश्व में और इसकी सबसे कम है। ये दुर्बल है सबसे ज़्यादा, ये शक्तिशाली है सबसे ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ। क्वेश्चन में इसी तरह के, मतलब पेपर में आपके एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? किसने कहा है सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन? लास्की ने बोला है, जेफरसन ने, जैक्सन ने, या फिर अब्राहम लिंकन ने? किसने ये जो है बोला है कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन बोला है? तो ये बोलने वाले हैं लास्की महोदय। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हेराल्ड जे लास्की ने ही सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या भारत? विधि की उचित प्रक्रिया, शायद हम इसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये किसका है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। देखेंगे, इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई भी जो है ऑप्शन मैच नहीं करता, सिर्फ इसको छोड़ के कि एक सर्वोच्च न्यायालय है। दोनों देशों के पास क्या है कि एक सर्वोच्च न्यायालय है। दोनों, जो भारतीय संघवाद है और अमेरिकी संघवाद, दोनों में ये कॉमन चीज़ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? कार्यकाल, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2, 3, 4, 5। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 2 है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अमेरिका संविधान के बारे में आ गया है, तो आप जान लीजिए। अमेरिकी संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा होता है, और फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता कब है? 21 फरवरी 1787 को होता है। कब होता है? 21 फरवरी 1787 को होता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ठीक है, कौन सा? फिलाडेल्फिया। आगे आप इसको लिख लेंगे। और इसमें जो है एक संविधान की प्रक्रिया पर काम होता है, और 4 मार्च 1789 को 4 मार्च 1789 को ये संविधान जो है प्रभावी हो जाता है, यानी कि इसका प्रयोग किया जाने लगता है। और जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अमेरिकी संविधान के जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। पहले 10 संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को ऐड ऑन किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? ब्रिटिश संसद की बात हो रही है। लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा, राज्यसभा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगर हम ब्रिटिश संसद की बात करें तो यहाँ पर जो है लॉर्ड क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, यानी ये कॉमन सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड क्राउन। क्राउन यानी कि जो मुकुट होता है, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक जो है राजतंत्र है। तो क्या है कि हाउस ऑफ लॉर्ड और क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स, और क्या है? ये जो क्राउन है, इससे मिलकर के वहाँ की सदन जो है संसद बनती है। ठीक है, और जो कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 659 है। और इसके लिए कोरम की कितनी आवश्यकता हो? 40 सदस्य होने चाहिए। जो कॉमन सभा है इसके कोरम यानी कि गणपूर्ति जिसको हम बोलते हैं, तो 40 सदस्य होने चाहिए इसकी गणपूर्ति के लिए, तभी इसकी जो है मीटिंग वगैरह, बैठकें वगैरह स्टार्ट होंगी। ये लॉर्ड सभा क्या है? तो ये उच्च सदन है किसका? ब्रिटेन की संसद का। इसको हाउस ऑफ लॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिनिधि सभा की बात करें तो ये अमेरिका का निम्न सदन है, प्रतिनिधि सभा। और राज्यसभा की बात करें तो ये
हमारे देश का यानी कि भारत का अपर हाउस है, उच्च सदन है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो जो अमेरिकी विदेश नीति है इसको अंतिम रूप अमेरिका का राष्ट्रपति प्रदान करता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है, यानी कि उसके पास जो है बहुत शक्तियाँ होती हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? अनुच्छेद 39, 38, 49 या 48? तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 39 जो है ये फ्रांसीसी संविधान में प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है, अनुच्छेद 39। तो यदि बात करें इसका पहला संविधान कब आया था, जो प्रथम गणराज्य आया था इनका, या प्रथम संविधान कह लीजिए, 1791 में आया था। और पाँचवें की अभी हमने बात की थी, ये आता है 4 अक्टूबर 1958 को। पाँचवा जो है प्रेजेंट में जो चल रहा है ये 1958 को अपनाया गया है, और इसी में जो है अनुच्छेद 39 प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है कहाँ है? जर्मनी में, फ्रांस में या इंग्लैंड में या फिर अमेरिका में? तो संवैधानिक राजतंत्र की बात हो रही तो ये इंग्लैंड में ही है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है कहाँ है? भारत में है, इंग्लैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या फिर चीन में है? तो जो ऐसे कथन को जो पुष्टि कर रहा है वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। न्यायालय की बात हो रही, यहाँ न्यायाधीश जो बतलाते हैं, यानी कि वहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, और उसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि संविधान के अंतर्गत कार्य तो करते हैं लेकिन संविधान वही है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं, जैसा उसको न्यायाधीश एक्सप्लेन करते हैं। तो न्यायाधीशों की स्थिति वहाँ पर काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधानवाद होता है, क्या होता है? कठोर होता है, गतिशील होता है, स्थायी होता है या अपरिवर्तनशील होता है? तो यहाँ पर जो है गतिशील होता है। ठीक है, संविधानवाद जो है गतिशील होता है। ये यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए संविधानवाद क्या है? मूल संबंध अवधारणा, यानी कि अभी हमने बताया था कि मूल्यों और आदर्शों का इसमें समावेश होता है। फिर संस्कृति से संबंधित रहती, यानी कि इसमें संस्कृति का भी समावेश होता है। गत्यात्मक होती, यानी कि गतिशील होती। सहभागी होती, यानी कि इसमें जो है नागरिकों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा होती है। साध से संबंधित अवधारणा है, तो जो है ये साध से यानी कि व्यक्तियों से संबंधित है, व्यक्तियों का हित से संबंधित अवधारणा है ये। और संविधान पर आधारित अवधारणा, यानी कि संविधान में जो रूल्स नियम्स लिखे होंगे उन पर आधारित अवधारणा है। तो ये सारे कुछ जो है संविधानवाद की विशेषताएं हैं। इनके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपका आगे आता है तो ऐसे ही टिक करिएगा, इनको लिख लीजिए, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, आगे ये आपको काम आएंगे। वीडियो को रिप्ले करके आप इसको लिख लें यदि आपको न्यू इसमें लगता है तो। आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और यदि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।